सोचिए अगर किसी को ये पता चल जाए कि उसकी जिंदगी का सफर बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, कि उसके पास सांस लेने, हंसने या रोने के लिए केवल कुछ ही पल बचे हैं, तो मतलब वो इंसान अपना जीवन कैसे जिएगा? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है ना? क्या वो इंसान डर के साए में सिकुड़ कर रह जाएगा, या फिर बचे हुए हर एक पल को उसकी पूरी गहराई तक जाकर महसूस करेगा? इसी गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास चर्चा के लिए बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। हाँ, आज की इस चर्चा में हमारे पास कई लेखों और नोट्स का एक पूरा संग्रह है, जो 2003 की मशहूर फिल्म कल हो ना हो के कथानक, किरदारों और इसकी भावनात्मक गहराई का बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। लेकिन हमारा मिशन आज सिर्फ एक फिल्म की कहानी सुनाना नहीं है। एकदम सही। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य उस दर्शन को समझना है जो प्यार, त्याग और हर पल को पूरी तरह जीने की बात करता है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। कैसे इस कहानी में निर्देशक निखिल आडवाणी और निर्माता करण जौहर ने न्यूयॉर्क शहर की उस भागदौड़ के बीच एक भारतीय प्रवासी परिवार की जटिलताओं को पिरोया है। और ये जो पृष्ठभूमि है ना न्यूयॉर्क की, वो बहुत अहम है। मैं कहूंगा कि आज भी ये कहानी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर हम नोट्स के आधार पर देखें तो हमारे पास 3 मुख्य किरदार हैं, अमन माथुर, नैना कैथरीन कपूर और रोहित पटेल। हाँ, ये तीनों किरदार एक दूसरे से इतने अलग हैं, फिर भी जब ये मिलते हैं तो मानवीय भावनाओं का एक बहुत ही सुंदर अध्ययन हमारे सामने आता है। तो चलिए सीधे नैना की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि कहानी असल में वहीं से शुरू होती है। न्यूयॉर्क का क्वींस इलाका, जहां नैना अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रही है। मतलब एमबीए अपने आप में ही काफी तनावपूर्ण होता है, लेकिन नैना का तनाव सिर्फ पढ़ाई का नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसी लड़की है जिसने जैसे मुस्कुराना ही छोड़ दिया है। और उसके स्वभाव के पीछे जो वजह है वो बहुत दर्दनाक है। हमारे स्रोतों में इसके विशिष्ट विवरण दिए गए हैं। नैना के पिता ने व्यापार में एक बहुत बड़ी विफलता और उसके बाद मिले अपमान के कारण आत्महत्या कर ली थी। वो एक बहुत बड़ा सदमा था उस परिवार के लिए। हाँ, और इस त्रासदी ने परिवार को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। उस घर में हमेशा एक तनाव का माहौल रहता है। नैना की माँ जेनिफर, जो एक संघर्षरत रेस्टोरेंट चलाती हैं, और दूसरी तरफ नैना की दादी लज्जो। ओहो, दादी का किरदार तो मतलब। हाँ, वो हमेशा जेनिफर को ताने मारती रहती हैं, क्योंकि वो जेनिफर के एक ईसाई व्यक्ति से शादी करने के फैसले को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाईं। और ये तनाव सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं है। नैना का एक विकलांग छोटा भाई भी है, शिव, और एक गोद ली हुई बहन है, जिया। दादी का जो कड़वापन है वो उस छोटी सी बच्ची के लिए भी उतना ही है। मतलब जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि नैना ने अपनी उम्र से बहुत पहले ही इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। मतलब वो अपनी माँ की बेटी कम और घर की मुखिया ज्यादा लगती है। बिल्कुल। और उसका जो वो कठोर स्वभाव है ना, जो वो हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, वो असल में कोई बुरा बर्ताव नहीं है। वो उसके गहरे दुख को छिपाने का एक तरीका है, एक रक्षा तंत्र है। एक दीवार है जो उसने अपने आसपास खड़ी कर ली है, ताकि कोई उसे चोट ना पहुंचा सके। एकदम सही। लेकिन घर के बाहर उसकी जिंदगी में 2 लोग हैं। एक तो उसकी दोस्त स्वीटू, जो बहुत ही खुशमिजाज है, और दूसरा है रोहित पटेल। रोहित का किरदार बहुत दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। रोहित बहुत अमीर है, एक बड़ी सी हवेली में अपनी दादी के साथ रहता है, और हमेशा मतलब बचकानी हरकतें करता रहता है। और वो मनी मन नैना से बहुत प्यार करता है। हाँ, पर वो कभी कह नहीं पाता। जब भी कोशिश करता है, नर्वस होके सब मजाक में उड़ा देता है, और नैना वैसी ही गंभीर रहती है। तो एक ठहराव सा है उनकी जिंदगी में, और फिर अचानक से पड़ोस में अमन माथुर की एंट्री होती है। वो एंट्री ही पूरी कहानी का उत्प्रेरक है। एकदम। अमन अपनी माँ के साथ रहने आता है, और वो नैना से बिल्कुल मतलब 100% उल्टा है। वो ऊर्जा से भरा हुआ है, हमेशा मजाक करता है, और अनजान लोगों में भी ऐसे खुशियां बांटता है जैसे सबको सालों से जानता हो। नोट्स में उसे एक खास डायलॉग का जिक्र है जो अमन के नजरिए को बहुत अच्छे से दर्शाता है। जब वो पहली बार नैना को देखता है, हमेशा की तरह तनाव में, तो वो कहता है, इतनी खूबसूरत लड़की और मुस्कुराती ही नहीं। हाँ, वो डायलॉग, वो सिर्फ एक लाइन नहीं थी, वो अमन का नैना के दर्द को पहचानने का तरीका था। और वो सिर्फ बातें नहीं करता, वो असल में चीजें ठीक करने लगता है। जिससे वो रेस्टोरेंट वाली बात, वो रेस्टोरेंट को बचाने की जो योजना थी, वो कितनी क्रेजी थी।
अमन ने नैना की माँ के उस डूबते हुए उदास से रेस्टोरेंट को बचाने के लिए पड़ोसियों और दोस्तों को इकट्ठा किया और उसे एक जीवंत संगीत और डांस वाले भारतीय रेस्टोरेंट में बदल दिया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट को बचाने की बात बिल्कुल नहीं थी। तो फिर ये क्या था आपके हिसाब से? वो रेस्टोरेंट असल में उस परिवार की उम्मीदों का प्रतीक था। जब उस रेस्टोरेंट में रौनक लौटी तो वो असल में नैना के परिवार में लौटती उम्मीद और खुशियों का प्रतीक थी। इसी सफलता और घर में कम होते तनाव की वजह से नैना सालों बाद फिर से एक सच्ची मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगती है। और ये बदलाव कितना खूबसूरत है। इसी बीच अमन और रोहित की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये एक और प्रेम त्रिकोण की शुरुआत है। एक बहुत ही जटिल प्रेम त्रिकोण। हाँ, क्योंकि अमन रोहित को प्रेरित करता है कि वो जाकर नैना से अपने प्यार का इजहार करे, पर रोहित वही अपनी घबराहट में सब मजाक बना देता है। और दूसरी तरफ नैना अमन की तरफ आकर्षित होने लगती है। बिल्कुल, नैना अमन के साथ इतना समय बिताती है, उसकी जीवन ऊर्जा को देखती है और धीरे धीरे उसे अमन से प्यार हो जाता है। और नैना का प्यार में पड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। जिस लड़की ने भावनाओं के दरवाजे बंद कर रखे थे वो फिर से महसूस करने लगी थी। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यही कहानी में वो सबसे बड़ा और दर्दनाक मोड़ आता है। अमन का वो रहस्य। हाँ, हमें पता चलता है कि अमन की इस असीम ऊर्जा के पीछे एक गहरा सच छुपा है। उसे एक बहुत ही गंभीर दिल की बीमारी है और उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है। वो सचमुच मौत के कगार पर खड़ा है और ये सच जानने के बाद उसका जो फैसला होता है वो इस कहानी को महान बनाता है। वो फैसला करता है कि वो नैना को ये सच्चाई कभी नहीं बताएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद नैना फिर से उसी अंधेरे में, उसी दुख में चली जाए जिससे वो उसे बाहर निकाल कर लाया है। वो अपना प्यार कुर्बान कर देता है। और ये कुर्बानी आसान नहीं थी। बिल्कुल नहीं। सोचिए, जब नैना जाकर अमन से अपने प्यार का इजहार करती है तो अमन को कितना बुरा लगा होगा, लेकिन वो उसे खुद से दूर करने के लिए एक दिल तोड़ने वाला झूठ बोलता है। वो कहता है कि वो पहले से शादीशुदा है। ये झूठ नैना को पूरी तरह तोड़ देता है और इसी टूटे हुए दिल के साथ वो रोहित के प्यार को स्वीकार कर लेती है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? क्या किसी को दर्द से बचाने के लिए उससे झूठ बोलना सही है? एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा है। प्यार का मतलब सिर्फ किसी को पा लेना या उस पर अपना अधिकार जताना नहीं है। अमन के नजरिए से देखें तो प्यार का मतलब उस इंसान की खुशी के लिए खुद को पूरी तरह पीछे कर लेना भी है। ये सच में सोचने वाली बात है। क्या अमन का झूठ बोलना सही था या उसने नैना से उसकी पसंद का हक छीन लिया? पर खैर, सच्चाई ज्यादा दिन छुप नहीं पाती है। हाँ, अंततः सच सामने आता ही है। हमारे नोट्स बताते हैं कि जब रोहित को अमन की बीमारी और उसके इस महान त्याग के बारे में पता चलता है तो रोहित के अंदर एक गजब का बदलाव आता है। रोहित का किरदार रातों रात परिपक्व हो जाता है। बिल्कुल। उसका वो सारा बचपना खत्म हो जाता है और उसके मन में अमन के लिए एक ऐसा गहरा सम्मान पैदा होता है जिसे वो शब्दों में नहीं कह सकता। उसे एहसास होता है कि अमन ने रोहित की खुशी के लिए अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ दी। और फिर कहानी अपने अंतिम और सबसे भावुक चरण में पहुंचती है। अमन की हालत बिगड़ने लगती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वो अस्पताल वाला दृश्य वो सच में दिल चीर देने वाला है। हाँ, क्योंकि अंततः नैना को पूरी सच्चाई पता चल जाती है। उसे एहसास होता है कि अमन की कोई पत्नी नहीं है, वो बस कुछ दिनों का मेहमान है और उसने केवल नैना की खुशी के लिए, उसे बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी। उस क्षण नैना का जो मानसिक द्वंद्व और जो दुख है वो अकल्पनीय है। और फिर वो अंतिम वचन, अमन अपनी माँ, नैना और रोहित के साथ अपने आखिरी पल बिताता है। वो रोहित से वादा लेता है कि वो हमेशा नैना का ख्याल रखेगा, उसे हमेशा मुस्कुराते हुए रखेगा और इसके बाद अमन की मृत्यु हो जाती है। भावनात्मक अभिनय का भी जिक्र करना चाहूंगा जिसने इस किरदार में जान फूंक दी, और साथ ही फिल्म का बेहतरीन संगीत। ओहो, टाइटल ट्रैक। हाँ, टाइटल ट्रैक और वो जो प्रिटी वुमन वाला गाना है, इन सब ने मिलकर इस कहानी को सच में अमर बना दिया। संगीत ने उन भावनाओं को आवाज दी जहां शब्द कम पड़ गए थे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? फिल्म के अंत में हमें सालों बाद का एक दृश्य दिखाया जाता है। नैना और रोहित अब शादीशुदा है, उनकी एक छोटी सी बेटी है। और वो अमन के स्मारक पर जाते हैं। हाँ, नैना अपनी बेटी को उस आदमी के बारे में बताती है जिसने उसे फिर से जीना और मुस्कुराना सिखाया था। तो जो मुख्य सीख है, जो संदेश है, कल हो न हो, जीवन पूरी तरह से अप्रत्याशित है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। इसीलिए हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना चाहिए। ये कहानी हमें दोस्ती और निस्वार्थ प्रेम की असली ताकत दिखाती है। और ये संदेश
आज के समय में हर इंसान पर लागू होता है। हम लोग अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और तनाव के बोझ तले वर्तमान की खुशियों को जीना भूल जाते हैं। हम कल की चिंता में आज को बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल। अमन हमें सिखाता है कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक अंतिम विचार हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहता हूं। वो क्या है? हम हमेशा अमन के महान त्याग और बलिदान की बात करते हैं, और वो सही भी है, लेकिन जरा उन लोगों के साहस के बारे में सोचिए जो पीछे छूट जाते हैं। नैना और रोहित के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। ये सच में एक बहुत अलग नजरिया है ना? उन्हें किसी और के सबसे बड़े बलिदान का भारी बोझ जीवन भर अपने साथ लेकर चलना था, और फिर भी सच्चे मन से खुशियां तलाशनी थीं। क्या किसी और का ऐसा चरम बलिदान आपके लिए एक उपहार होता है, या फिर जीवन भर के लिए एक बहुत भारी जिम्मेदारी बन जाता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल हो ना हो, सुनने के लिए धन्यवाद।